नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 लोकप्रिय डिजिटल न्यूज चैनल पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हरीश रावत ने की बड़ी घोषणा, सरकार बनने पर मांगल गीत गाने वाली महिलाओं को देंगे 1800 रुपए पेंशन। पिता ने की मासूम बेटे की हत्या, बेटे की बीमारी का इलाज महंगा होना बताया वजह। नैनीताल के मॉल रोड में देर रात 2 पहिया वाहनों की हुई भिड़ंत, दोनों बाइक सवार घायल। हरीश रावत के सीएम बनूंगा या घर बैठूंगा वाले बयान पर प्रीतम बोले, केवल राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा फैसला। धनौल्टी विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी जोत सिंह बिष्ट ने अपनी जीत का किया दावा, कहा हरीश रावत ही बनेंगे मुख्यमंत्री। मसूरी देहरादून की माड़ी मार्ग पर एक कार अनियंत्रित होकर खाई में गिरी, कार चालक ने कूदकर बचाई अपनी जान। रामनगर में नशे का काला कारोबार करने वालों की खैर नहीं, पुलिस करेगी बड़ी कार्रवाई। उत्तराखंड में मतदान भले ही खत्म हो चुके हैं, लेकिन अभी भी एक के बाद एक राजनीति में बयानबाजी लगातार जारी है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए मतदान खत्म हो गया है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के पिटारे से नित्य नई घोषणाओं के निकलने का क्रम जारी है। दरअसल अब हरीश रावत ने 3 प्रमुख घोषणाएं की है, साथ ही भरोसा दिलाया है कि सरकार बनने पर इस घोषणाओं को पूरा किया जाएगा। हरीश रावत की 3 प्रमुख घोषणाएं हैं कि कांग्रेस की सरकार बनने पर कांग्रेस मांगलिक गीत गाने वाली महिलाओं को 1800 रुपए पेंशन देगी, घसियारी सम्मान पेंशन के रूप में 500 रुपए पेंशन देगी और पुलिस कर्मियों से किए गए सभी वादे प्राथमिकता के आधार पर पूरे होंगे। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए मतदान संपन्न होने के बाद अब तमाम राजनीतिक दलों के नेता प्रदेश में सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस के पूर्व सीएम हरीश रावत ने मतदान संपन्न होने के अगले ही दिन मीडिया को बयान जारी करते हुए कहा था कि पार्टी के सत्ता में आने पर या तो वो मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर घर बैठ जाएंगे। इस बयान पर अब उनके ही पार्टी के नेता और नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने प्रतिक्रिया दी है। प्रीतम सिंह ने कहा है कि हरीश रावत कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता है, लेकिन राष्ट्रीय नेतृत्व जो निर्णय लेगा वही सर्वोपरि होगा। चुनाव से पहले राष्ट्रीय नेतृत्व ने फैसला किया था कि हम सामूहिक रूप से चुनाव लड़ेंगे, ऐसे में हम सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़े। मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर अभी राष्ट्रीय नेतृत्व को ही फैसला लेना है, जिसके पक्ष में भी मुख्यमंत्री बनने को लेकर फैसला होगा। सब लोग उनके साथ लामबंद होंगे और जो चुनावी घोषणा पत्र में वादे किए गए हैं उनको पूरा करने का काम करेंगे। शुरुआती दौर से इस बात को लगातार कहते आ रहा था कि बीजेपी में सब चीजें सामान्य नहीं है, लेकिन उस समय आप कांग्रेस को ज़्यादा देखते थे और बीजेपी को कहते थे कि वहाँ सब चीज़ें ठीक है। लेकिन चुनाव समाप्त होने के बाद जिस तरीके से एक नहीं बल्कि 3 विधानसभाओं में इस बात को कहा गया कि प्रदेश अध्यक्ष द्वारा जो है वो भीतरघात कराया गया है, तो अभी तो शुरुआत है। 10 तारीख के बाद देखना आप क्या घमासान बीजेपी। धनौल्टी विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी जोत सिंह बिष्ट ने मसूरी में पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि उनको जनता का अपार समर्थन मिला है और अपनी जीत को लेकर कंफर्म है। उन्होंने कहा कि वह चुनाव से पहले ही क्षेत्र में लॉकडाउन के समय से जनता के बीच में थे, जनता को हर संभव मदद करने के लिए 7 लोगों को कोरोना को लेकर जागरूक करने का काम किया। वहीं उन्होंने धनौल्टी क्षेत्र में कोरोना को लेकर जन जागरण भी किया। उन्होंने कहा कि हरीश रावत के मुख्यमंत्री को लेकर कोई असमंजस की स्थिति नहीं है और कांग्रेस की सरकार बन रही है और हरीश रावत कांग्रेस में सबसे अनुभवी नेता है और हाईकमान उनकी इस बात को समझकर उन्हें प्रदेश की जिम्मेदारी देगी। देखिए, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। मैंने क्योंकि विधानसभा चुनाव डिक्लेयर होने के बाद चुनाव लड़ने की तैयारी नहीं की, बल्कि मैं जब लॉकडाउन इस देश में शुरू हुआ उस दिन से लेकर के और लगातार लोगों के बीच में रह करके जो विधानसभा के अंदर लोग थे धनौल्टी के, उनके सुख दुख में उनका साथी बनकर के खड़ा हुआ और उनके परिवारों के लोग जो बाहर लॉकडाउन में फंसे थे वहाँ भी लगातार उनसे संवाद स्थापित करके उनका मनोबल बनाए रखने से लेकर उनको घर वापसी तक उनसे जुड़ा रहा। वहाँ जनवरी 2021 से बाकायदा मैंने पूरे विधानसभा क्षेत्र में जो इलेक्शन कैंपेन चलाया और उसमें लोगों को अलग अलग किस्म से ये अवगत कराने की कोशिश की कि कांग्रेस बेहतर विकल्प है, जोत सिंह बिष्ट बेहतर विकल्प है और यहाँ पर भविष्य की जो संभावनाएं हैं उसका रोड मैप दिखाया। तो लोगों को समझ आ गया कि मेरे पास जो 40 साल का अनुभव है, तो धनौल्टी में अगर मुझे 5 साल का मौका मिलेगा तो लोगों से कुछ अलग हट करके मैं करके दिखा सकूंगा। इसलिए लोगों ने मेरे समर्थन में मतदान किया और जो बाकी दूसरे साथी थे जिन्होंने 5 साल कुंभकर्णी नींद सोने का काम किया, लोगों ने उनके धनबल और उनके जो दूसरे कुत्सित संसाधन थे उनसे परहेज किया। समझ सकते हैं नहीं कि अगर देश का गृह मंत्री, देश के दूसरे बड़े नेता धनौल्टी जैसी छोटी विधानसभा में, पर्वतीय विधानसभा में
उनको आने की ज़रूरत पड़ी, तो इसका मतलब उनकी हार सुनिश्चित थी। और उस सुनिश्चित हार को देखते हुए उन्होंने अंतिम समय पर जो लोगों को फिर झूठ और फरेब की जाल में फंसाने की कोशिश की, तो उसमें आखिर सच जो है निकलता है। अमित शाह ने एक बहुत बड़ी गलती की, माननीय हरीश रावत जी के खिलाफ जो अभद्र टिप्पणी की, वो उनकी संकुचित मानसिकता, घृणित मानसिकता का परिचायक थी और उसका बड़ा नुकसान धनोल्टी में भाजपा को हुआ। क्या मानते हैं उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में सरकार बना रहे हैं? निश्चित रूप से हम सरकार बना रहे हैं। 42 से 48 सीटों पर कांग्रेस की जीत का आंकड़ा मुझे दिखाई दे रहा है और भारी बहुमत की सरकार जो है कि लोग कांग्रेस को देना चाह रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में जिन बिंदुओं को स्थान देने का काम किया, जो से लोगों ने अपना जुड़ाव बनाया, महंगाई से छुट्टी पाने के लिए, बेरोजगारी से मुक्ति के लिए लोगों ने कांग्रेस का समर्थन किया। असमंजस की स्थिति नहीं है, कांग्रेस की सरकार बन रही है। हरीश रावत सबसे अनुभवी नेता हैं और हाईकमान उनकी इस बात को समझ करके उनको मौका देगा, ऐसा मेरा विश्वास है। उधम सिंह नगर जिले के पुलभट्टा थाना क्षेत्र में एक पिता ने अपने 3.5 साल के बच्चे की हत्या कर उसे उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के डकिया थाना बहेड़ी के पास बहने वाली नहर किनारे झाड़ियों में फेंक दिया। बच्चे का शव पुलिस ने बरामद कर लिया है। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसका बेटा शबान रजा बचपन से हीमोफीलिया बीमारी से ग्रसित चल रहा था, जिसका इलाज काफी महंगा था। उसके पास एक ट्रक था जिसकी 3 किस्त भी टूट गई थी, जिस कारण वह कर्ज में डूब गया था। 15 फरवरी की सुबह वह बच्चे को लेकर घूमने निकला था, जिसके बाद उसने बच्चे का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। घर लौटने पर जब बच्चा नहीं दिखाई दिया तो उसके द्वारा परिजनों को बताया गया कि वह बच्चे को घर के पास छोड़कर चला गया था, जिसके बाद बच्चे की ढूंढ खोज शुरू की गई। देर रात आरोपी द्वारा बच्चे की गुमशुदगी दर्ज कराई गई, जिसके बाद पुलिस बच्चे की ढूंढ खोज में जुटी। पुलिस टीम द्वारा आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो टीम को अहम सुराग हाथ लगे, जिसके बाद पुलिस ने वादी तारीख से सख्ती से पूछताछ की तो उसने बेटे की हत्या करना कबूल किया, जिसके बाद आरोपी पिता की निशानदेही पर शव बरामद करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसपी सिटी ममता बोरा ने बताया कि बच्चे की हत्या उसी के पिता द्वारा की गई है। हत्या की वजह उसकी बीमारी थी, जिसका वह इलाज नहीं करा पा रहा था। 10 बजे बच्चे का पिता अपने घर से बच्चे को लेकर गया था और उसके बाद उसका कहना था मैं दूसरे रास्ते से लाके मैंने उसको बाहर छोड़ दिया था, लेकिन जब सीसीटीवी कैमरे पुलिस ने खंगाले तो वो कहीं भी बच्चे को वापस लाते हुए नहीं दिखाई दिया, जिससे कल से ही वह सबकी नज़रों में संदिग्ध हो गया था। और आज जब पुलिस ने उसे अपनी कस्टडी में लिया, थोड़ी देर के बाद वहाँ से बहेड़ी कोतवाली के अंतर्गत गाँव पड़ता है ढकिया, वहाँ से खबर आई कि एक बच्चे का शव मिला है। बच्चा वही निकला और उसने जो है, जहाँ तक मेरी जानकारी में है, उसने कबूल किया है कि मैंने बच्चे को नहर में डुबाकर जो है मार दिया। बच्चा बीमार रहता था और उससे मैं परेशान था, इसलिए जो है मैंने उसे मार दिया। ये घटना बेहद निंदनीय, घृणित करने वाली और हैरान और परेशान करने वाली है। पूरे क्षेत्र में लोगों में इस घटना से भारी आक्रोश है और लोग स्तब्ध हैं कि एक पिता के रिश्ते को उसने कलंकित करके रख दिया है। उसको कड़ी से कड़ी। कल पुलभट्टा थाने में मोहम्मद तारिक ने एक सूचना दी कि उसका 3.5 साल का बच्चा गायब है, तो उसके आधार पर एक एफआईआर दर्ज की गई और फिर पुलिस ने उसे ढूंढना शुरू किया। तो सीसीटीवी और अन्य जो हमारे टेक्निकल एविडेंस होते हैं उसके आधार पर जब देखा गया तो पता चला कि बच्चा इसी के साथ, मोहम्मद तारिक के साथ ही जा रहा है। और उसको जब ट्रैक करते हुए हमारी पुलिस घटनास्थल पे पहुंची है, जहां से हमने बच्चा रिकवर किया है, वहां पे बच्चे की बॉडी मिली। तो बॉडी को जब वादी को दिखाया गया तो फिर पूछताछ के दौरान ये पता चला कि वादी ने ही अपने बेटे को मारा है, गला घोंट के उसे झाड़ियों में फेंक दिया था। कारण जब पूछा गया उससे तो कारण उसने ये बताया कि बच्चा जन्म से ही हीमोफीलिया नामक बीमारी से ग्रसित है और जिसके इलाज में बहुत ज़्यादा खर्चा आ रहा था। वादी का अपना काम धंधा भी ठीक ढंग से नहीं चल रहा है, तो इस कारण उसने ये स्टेप उठाया। कितने साल का बच्चा है? 3.5 साल का बच्चा। तो गुमशुदगी भी दर्ज कराई गई? हाँ, कल गुमशुदगी दर्ज हुई जिस पे पुलिस ने काम करा और फिर बच्चे की बॉडी को रिकवर किया है। और पूछताछ के दौरान वादी द्वारा जो भी खुलासा हुआ उससे ये पता चला कि वादी ने ही अपने पुत्र की हत्या की है। तो गुमराह करता रहा मैम पुलिस टीम को? हाँ, एक तरह से गुमराह कर रहा था। मसूरी देहरादून के किमाड़ी मार्ग पर एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। वहीं कार चालक खाई में गिरने से पहले कार से कूद गया, जिससे उसकी जान बच गई। घटना की सूचना मिलते ही मसूरी पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जांच में जुट गई। मसूरी कोतवाल गिरीश चंद्र शर्मा ने बताया कि मसूरी किमाड़ी मार्ग से 3 किलोमीटर पहले कार के ब्रेक फेल होने के कारण कार अनियंत्रित हो गई, जिससे वह खाई की ओर जाने लगी। कार चालक ने खाई में गिरने से पहले कूदकर अपनी जान बचा ली। उन्होंने बताया कि कार के अचानक ब्रेक फेल होने पर पूरी घटना हुई थी। चालक पूरी तरीके से सुरक्षित है। वहीं घटना की जाँच की जा रही है।
रामनगर कोतवाली परिसर में नशा पूर्ण रूप से लगाम लगाने को लेकर एसपी क्राइम डॉक्टर जगदीश चंद्र ने रामनगर के जनप्रतिनिधियों और लोगों के साथ एक गोष्ठी का आयोजन किया। गोष्ठी में लोगों ने कहा कि नगर और ग्रामीण क्षेत्रों में नशे का कारोबार लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन पुलिस हाथ पर हाथ रखकर बैठी हुई है। उन्होंने कहा कि पुलिस के संरक्षण में नशे का कारोबार फल फूल रहा है। उन्होंने नशे का कारोबार खत्म करने की मांग की। एसपी क्राइम डॉक्टर जगदीश चंद्र ने रामनगर में नशे को खत्म करने के लिए जनप्रतिनिधियों और लोगों को आश्वासन दिया। उन्होंने पुलिस को निर्देश दिए और कहा कि नशे का कारोबार करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नशे के खिलाफ आम जनमानस की सहभागिता को लेकर आज कोतवाली रामनगर में इस मीटिंग का आयोजन किया गया है, जिसमें आसपास के जितने प्रतिनिधिगण थे और गणमान्य व्यक्ति थे उन्होंने प्रतिभाग किया। कई लोगों के द्वारा जो शहर की जो समस्याएं हैं, जिन जिन क्षेत्रों में ये समस्या ज़्यादा है उसको डिस्कस किया गया। पुलिस की ओर से, पुलिस टीम की ओर के द्वारा मैंने उनको ये आश्वस्त किया है कि आने वाले समय में अभी तक जितना काम हमने चाहे एक्साइज एक्ट में किया हो, एनडीपीएस में किया हो या अन्य इस ढंग के लोगों को भेजने, गिरफ्तार करने की कार्रवाई की गई है, उसमें और अधिक हम अपनी तेज़ी लेके आएंगे। जनता से भी अपील की गई है कि वो ऐसे स्थान जहाँ पे ये ज़्यादा हो रही है उनको अवगत कराएं, उनकी गोपनीयता रखी जाएगी। हमारी एंटी ड्रग टास्क फोर्स जो ज़िले में है उसको और सक्रिय किया जाएगा। साथ में ही जागरूकता के जो कार्यक्रम है उसमें भी तेज़ी लाई जाए। अवैध शराब बेचने वालों के खिलाफ 60 एक्साइज एक्ट में कार्रवाई की जाती है और जो स्मैक, हेरोइन, गांजा इस ढंग के जो नशा है बेचने वाले हैं उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट 1985 के जो अलग अलग धाराएं हैं उनके तहत कार्रवाई की जाती है। इसमें एक बात ये आई कि जो शराब बेचने वाले हैं वो जल्दी छूट जाते हैं और उनको कोई सज़ा नहीं हो पाती है। इसके लिए मैंने अपनी टीम को कहा है कि जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं, जो बार बार इस काम को कर रहे हैं, उनके खिलाफ गुंडा और गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई करें और उनको लंबे समय तक सलाखों के पीछे भेजें। सरोवर नगरी नैनीताल के मॉल रोड में देर रात दोपहिया वाहन की भिड़ंत में दोनों बाइक सवार घायल हो गए, जिसमें से एक को अधिक चोट लगने के कारण हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है, जबकि दूसरे को उपचार करने के बाद घर भेज दिया है। आपको बता दें कि देर रात मॉल रोड में दो स्कूटी की आपस में भिड़ंत हो गई। इस दौरान स्कूटी सवार दो युवक घायल हो गए। पुलिस के अनुसार देर रात करीब 11:30 बजे स्कूटी चालक स्कूटी से मल्लीताल से तलीताल की तरफ जा रहा था, वहीं दूसरी स्कूटी तलीताल से मल्लीताल की तरफ आ रही थी। इसी बीच क्लासिक होटल के पास अपर मॉल रोड पर दोनों वाहन आपस में भिड़ गए, जिसमें आकाश और राहुल घायल हो गए। सूचना मिलने पर उप निरीक्षक हरि सिंह तत्काल क्लासिक होटल के पास में पहुंचे और एक स्वाट की मदद से घायलों को बीडी पांडे चिकित्सालय भिजवाया। साथ ही परिजनों को इसकी सूचना दी। आकाश को उपचार के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है, जबकि राहुल के सिर में अंदरूनी चोट को देखते हुए हायर सेंटर हल्द्वानी रेफर कर दिया गया है। एसओ रोहितांश सागर ने बताया कि दोनों क्षतिग्रस्त वाहनों को कब्जे में ले लिया गया है। देहरादून जिले के ऋषिकेश में वाहन चोरों की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मामला आवास विकास कॉलोनी इलाके का है। यहाँ दो चोर बड़ी ही सफाई से कार चोरी करते हैं। कार चोरी का मामला पुलिस तक भी पहुंचा, लेकिन मुकदमा दर्ज होने से पहले ही कार बरामद हो गई। जानकारी के मुताबिक ये मामला 13 फरवरी की रात का है। आवास विकास कॉलोनी में घर के बाहर खड़ी कार चोरी हो जाती है। जब मालिक सुबह उठकर घर के बाहर आया तो देखा कि कार गायब है। इसके बाद कार मालिक ने सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की तो सामने आया कि दो लोग कार को चोरी करके ले गए हैं। सीसीटीवी कैमरों में साफ देखा जा सकता है कि दो चोरों ने पहले कार का दरवाजा खोला, इसके बाद उन्होंने कार को स्टार्ट नहीं किया बल्कि धक्का देते हुए वीरभद्र रोड की ओर ले गए। कार मालिक ने मामले की शिकायत पुलिस से की। पुलिस मुकदमा दर्ज करने की तैयारी कर ही रही थी कि इस दौरान कार वीरभद्र रोड पर जंगल के पास से खड़ी मिल गई। इस मामले में ऋषिकेश कोतवाली रवि सैनी ने बताया कि कार मालिक की ओर से मामले में मुकदमा दर्ज नहीं कराया गया है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में दिखाई दे रहे चोरों की तलाश करने में जुटी हुई है। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग, है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।